गवर्नर। आज हम मौजूद हैं वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर। आज यहाँ पर फूलन देवी की 98वीं जन्मतिथि मनाई जा रही है और इसी कड़ी में हमारे साथ इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लोटन राम निषाद जी मौजूद है और उनके साथ ही पार्टी के कई अलग अलग जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद है। तो हम सबसे पहले तो सर पूछना चाहेंगे कि कार्यक्रम कैसा रहा आपका? देखिए, वीरांगना बहन फूलन देवी की 98वीं जयंती के अवसर पर वीआईपी पार्टी के द्वारा जो है आज जयंती समारोह का आयोजन किया गया और वीआईपी पार्टी जो है कि इसी के माध्यम से लोगों को एक संदेश देने का प्रयास किया है। जो बहन वीरांगना फूलन देवी कहा करती थी, हम लोगों से बड़ा मधुर संबंध था, हम लोगों को राखियाँ बांधती थी, मिठाई भी खिलाती थी। उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों, मेरे ऊपर तो बहुत जोर जुल्म और अत्याचार हुआ। मैं कभी नहीं सपने में सोची थी कि मैं जो है कि जंगल और बिहड़ में जाकर दर दर की ठोकरें खाऊंगी, पुलिस जोर जुल्म और अत्याचार की शिकार होंगी। मेरे साथ जो दुखद घटनाएं हुई वह किसी बहन बेटी के साथ न हो। अगर किसी बहन बेटी, किसी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की बहन बेटी हो, अगर उसके साथ अत्याचार हो तो आप लोग करवार और पतवार, लाठी और डंडा लेकर के उन दरिंदों का हाथ गोड़ तोड़ने का काम करना, सर फोड़ने का काम करना। और वीरांगना बहन फूलन देवी जी सच्ची रणचंडी की भूमिका में आकर के जिन आतताइयों ने 22 दिनों तक उनका बेमई में आबरू लूटने का, नंगा करके पानी भरवाने का काम किया था, उन आतताइयों को रास्ते से हटाने का काम किया। और वीरांगना बहन फूलन देवी को विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला का खिताब प्राप्त है और किसी एक जाति के दायरे में फूलन देवी की भूमिका को नहीं बांधा जा सकता। वह सर्व समाज की महिलाओं के लिए, गरीब गुरबा, पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक समाज के लिए, सवर्ण समाज के लिए भी वह आस्था की केंद्र है। अगर दुर्गा की पूजा हो सकती है एक महिषासुर की मर्दन करने वाली की, तो वीरांगना बहन फूलन देवी ने उन 22 दरिंदों को रास्ता से हटाने का काम किया। तो फूलन देवी की प्रतिमा क्यों नहीं लगनी चाहिए? फूलन देवी की पूजा क्यों नहीं होनी चाहिए? वीआईपी पार्टी पूरे प्रदेश में 18 प्रतिमाओं को लगाने से रोकने का काम किया गया। अब जो है सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी 50,000 मूर्तियां पूरे प्रदेश में बंटवाएंगे। 5 लाख लाकेट और 10 लाख की संख्या में फूलन देवी का कैलेंडर उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में बंटवा करके फूलन देवी के प्रति आस्था बढ़वाएंगे और उनकी पूजा कराने की भावना जागृत करेंगे। लग रहा है कि आप लोगों ने बदला ले लिया कि 25 जुलाई को नहीं होने दिया गया कार्यक्रम, फिर आज 10 अगस्त को वैसे ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो क्या लग रहा है सर, बदला हो गया पूरा कि अभी और कुछ बचा है? बाकी है। और 2022 के मिशन में जो वीआईपी पार्टी का लक्ष्य है कि हम जिसकी चाहेंगे उसी की सरकार बनेगी। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। 157 सीटें उत्तर प्रदेश की ऐसी हैं जहाँ 60,000 से 1,20,000 तक हमारे वोटर्स हैं और हम पूरे 403 विधानसभाओं पर तैयारी करेंगे। विशेष रूप से 165 सीटों को हम लोगों ने मेन टारगेट में लिया है और अगली जो सरकार बनेगी उसका रिमोट कंट्रोल वीआईपी के हाथ में होगा। हम किंग नहीं बनेंगे तो किंग मेकर जरूर बनेंगे। और वीआईपी पार्टी केवल निषाद मल्लाह केवट कश्यप समाज की नहीं, सर्व समाज की पार्टी है, अगड़ा और पिछड़ा की पार्टी है, दलित और मुसलमान की पार्टी है, हिंदू और मुसलमान की पार्टी है। हम सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के लोगों को वीआईपी से जोड़ करके अपने कारवा को आगे बढ़ाएंगे और किंग नहीं तो 2022 में हम अपनी पार्टी को किंग मेकर की भूमिका में खड़ा करेंगे। क्या कहेंगे सर, आप लोग क्या कहेंगे? कहाँ से आए आप? गोरखपुर से आया हूँ। आप क्या कहेंगे कि सर उत्तर प्रदेश में योगी राज चल रहा है, उसके बाद अब विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो क्या लग रहा है क्या होगा? योगी राज नहीं, भाजपा का राज चल रहा है। मैं बात उत्तर प्रदेश की कर। ऑटोक्रेसी की बात मत करिए, एक लीडर नहीं है, डेमोक्रेसी है। विधानसभा है, वो विधानसभा नेता के दल है और ये दल के नेता है। ठीक है, हमारा स्टैंड है, जैसे अब मुझे जिम्मेदारी मिली है छात्र सभा की, तो छात्र सभा में मेरा ये है कि छात्र सभा बहाल होनी चाहिए। हाँ, मानता हूँ कि छात्र सभाएं बहाल हुई, उपद्रव हुआ, वीआईपी पार्टी उपद्रव का जरा भी समर्थन नहीं करती, लेकिन छात्र सभा बहाल करनी ज़रूरी है। जब ही तभी तो अच्छे नेता कंटेंट लेके आएंगे और फिर अपनी बात को सदन पर रखेंगे। छात्रों की बात कर रहे हैं, 10वीं 12वीं को जो बिना एग्जाम दिए पास कर दिए गए, उसके क्या कहेंगे? अब वो 10वीं 12वीं में पास हो गए हैं, ग्रेजुएशन में आएंगे, एग्ज़ाम होगा, पता चल जाएगा सही है वो प्रणाली की गलत है। देखिए, डिजिटल होना गलत नहीं है, लेकिन पूर्णतः डिजिटल हो जाना गलत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको जो है टाइम इफिशिएंट तो बनाती है, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल पबजी। थैंक यू सो मच सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस हो गया सब। ओके, तो भाई ये तो यहाँ पर है प्रदेश अध्यक्ष जी, जिनसे पूछेंगे कि कार्यक्रम के लिए बहुत मशहूर है वीआईपी पार्टी, अक्सर चर्चाओं में रहती है कि आज ये कार्यक्रम हो, आज ये का। अब ये तो कार्यक्रम हो गया, पिछले 10 दिन से इसी की बातें चल रही थी, अब कोई अगला कार्यक्रम की भी कोई तैयारी चल ही रही है? अगला कार्यक्रम जो हमारा है
जो पिछड़े वर्ग को 54% पिछड़े वर्ग की जातियों लोहार कुंवार सोनार तेली तमुली बरई अहिर कुर्मी काछी राजभर चौहान हो चाहे हिंदू या मुसलमान पिछड़े हों, उनको मंडल कमीशन के तहत जो 27% आरक्षण पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय बीपी सिंह जी ने गौतम बुद्ध की भूमिका में आते हुए उन्होंने 7 अगस्त 1990 को दिया था। और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी जो यादव बिरादरी के थे, मंडल कमीशन के अध्यक्ष थे और वह मंडल मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। हम लोग 25 अगस्त को बीपी मंडल जी की जो है कि जयंती का आयोजन जो है अपने कार्यालय में ही नहीं, प्रदेश के सभी आनुषंगिक संगठनों के माध्यम से पूरे प्रदेश में कराएंगे। और इसी दौरान हम लोग यह मांग करेंगे कि संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4) में जो व्यवस्था है समुचित प्रतिनिधित्व का, जनसंख्या के अनुपात में प्रतिभाग का, तो हम लोगों की मांग है कि जो जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी संसद 2021 में जातिवार जनगणना होनी चाहिए। और जिस तरह से एससी को एसटी को जनसंख्या के अनुपात में कार्यपालिका और विधायिका में आरक्षण मिलता है, पिछड़े वर्ग की जातियों को भी कार्यपालिका के साथ साथ विधायिका में, न्यायपालिका में, पदोन्नति में और निजी क्षेत्रों में और उच्च और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। और मैं बता दूं कि जब मैं जनगणना रिपोर्ट उजागर करने की बात करता था, मैं संसद 2021 में जातिवार जनगणना कराने की बात करता था, मंडल कमीशन के तहत जो है जनसंख्या के अनुपात में संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4) के तहत ओबीसी को भी 54%, 56% जो उनकी संख्या है उस अनुपात में हम हिस्सेदारी का मांग करता था। तो जिन लोगों को नागवार लगता था, आज लौटर राम जब से वीआईपी पकड़ा है, सारे राजनीतिक दलों के कार्यालय में खड़बड़ी मच गई है। सारे लोग निषाद समाज को बुला करके सम्मानित कर रहे हैं और अलग अलग जिलों में उनका कार्यक्रम लगाया जा रहा है। और इससे वीआईपी वाले, मैं जिस पार्टी में था वह पार्टी कभी मंडल दिवस नहीं जानती थी, वह कभी समानुपाती आरक्षण की बात नहीं करती थी, जनगणना की मांग दमदारी से नहीं करती थी। वह मुझे खुशी है कि उन्हें देर आए दुरुस्त आए, उन्हें सद्बुद्धि आई है और लौटर राम निषाद की जो विचारधारा रही है समाजवादी पार्टी ने उसको आगे बढ़ाया है, तो मैं साधुवाद। लेकिन अखिलेश यादव जी के अंदर अगर वर्गीय चेतना रही होती तो 11 अक्टूबर 2013 को जो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में जो 69% आरक्षण है उसके संदर्भ में निर्णय देते हुए कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य में जितने प्रतिशत आरक्षण देना चाहे वह दे सकती है। अगर उस समय अगर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, अगर चाहे होते तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े वर्ग की आबादी सामाजिक न्याय समिति राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय बनी थी, 54.05% ओबीसी की आबादी थी, तो ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिल जाता। अब कह रहे हैं 2022 में सरकार बनेगी तो अब तो डिजिटल इंडिया हो गया है, डिजिटल इतना तेजी से आगे बढ़ गया है कि हम तुरंत जनगणना करा लेंगे और पहला काम करेंगे कि हम सबको समानुपाती आरक्षण दे देंगे। और हमारी लड़ाई हमेशा जो है सामाजिक न्याय की रही है, जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठ करके जो भी वंचित तबका है उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसका हक हिस्सा मिलना चाहिए। और वीआईपी पार्टी जो है आगे बढ़ेगी, गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ेगी, पिछड़ों दलितों की लड़ेगी। और जो हमारे समाज को वोट कटवा कर रहे हैं हमारी वीआईपी पार्टी को, हम वोट कटवा नहीं है, 2022 में हम औकात दिखा देंगे कि जिनके पास सिंबल नहीं, जिनका बेटा दूसरे के पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ता है, कभी सपा से कभी भाजपा से, जो आरक्षण की मांग की उपज है, अखिलेश निषाद की हत्या एक साजिश के तहत कसरवल में जो है चर्चा में आने के लिए जिस बेईमान नेता ने किया, आज वो कहते हैं आरक्षण की बात आज नहीं है, हमारे बेटा को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाओ, हमको प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनाओ, दूसरे दिन कहते हैं हमें डिप्टी सीएम बनाओ, तीसरे दिन कहते हैं डिप्टी सीएम का फेस बनाओ, इसके बाद कहते हैं हमें एमएलसी बनाओ, हमारी घरवाली मालती निषाद को जो है कि चेयरमैन बनाओ किसी आयोग का, हमारे बड़का बेटा को मंत्री बनाओ। अरे बेईमान, कितना दिन निषादों को ठगोगे, छल कपट झूठ फरेब की तुम्हारी दुकान अब बंद होने वाली है। निषाद पार्टी कोई निषाद पार्टी नहीं, संजय एंड फैमिली का प्राइवेट लिमिटेड लूटिंग कंपनी है, वह चिटफंड सोसाइटी है। अब वीआईपी पार्टी के आने से ब्लड प्रेशर बढ़ा है। जैसे कहावत कहा जाता है कि भागत भूत का लंगोटिया काफी, तो संजय निषाद सोच रहे हैं वीआईपी आई है, निषाद पार्टी की दुकान दौड़ी बंद होने वाली है, इसलिए भाजपा को झांसे में लेकर के कुछ पालो, एमएलसी बन जाओ। अगर इनके अंदर राजनीतिक मूल्य होता, तनिक भी चरित्र और चिंतन होता, तो उनकी पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है रविंद्र मणि निषाद है, व्यास मुनि निषाद है, उसको एमएलसी बनवाते तो हम उत्तर प्रदेश के अपनी कमेटी के द्वारा उनको मिठाई बंटवाने का हम काम करते। और ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला,
अल्लाह के बंदे और मल्लाहों को हम एकजुट करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया भूचाल लाएंगे और वीआईपी पार्टी आगे बढ़ेगी और हिंदू मुसलमान को, पिछड़े दलित वंचित को, सब अगड़ा को, पिछड़ा को, सबको गले लगा करके मिशन 2022 में हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई यहाँ पर वीआईपी पार्टी की आप देख सकते हैं कि तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद है जिन्होंने अपनी अपनी बात करी और बताया कि किस तरह से यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी बात रखेंगे। और ये तो आप सुनते ही आ रहे हैं कि किंग नहीं बनेंगे तो किंग मेकर जरूर बनेंगे। तो भाई देखना दिलचस्प हुआ 2022 का चुनाव कैसा रहेगा और किस तरह से वीआईपी पार्टी अपना वीआईपी दमखम दिखा पाएगी।